No more long and boring lectures, no more poor quality videos, and no more second-hand lectures. A-Team Commerce Academy brings you next level ACCA lectures you deserve. चलो जी, तो इस सेशन के अंदर हम एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट अक्रूवल और प्रीपेमेंट डिस्कस करेंगे। टाइमलाइन अगर आप क्लियरली देखें तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता क्या है। वेरी बेसिक, पहले भी आप इसे पढ़ चुके हैं। सो ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं, वहाँ मैंने देखा स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्ट्रगल करते, तो हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो थर्ड पार्ट इज़ द कैलकुलेशन। सेकेंड पार्ट विच इज़ अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट, हम अक्रूवल और प्रीपेमेंट को किसी और नाम से जानते थे, अब नाम चेंज हो गया है, तो वो नाम क्या है बस वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, एंड देन प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी कुछ देर के लिए नोट्स की तरफ ना देखें, बस मेरी तरफ देख लें। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने खर्चा इंकर किया है या फिर आपने इनकम को अर्न किया है, कमाया है, तो आप उसे करंट ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने खर्चे की पेमेंट कब करी है या फिर आपने इनकम का कैश कब रिसीव किया है। ठीक है, दिस इज़ द लॉजिक। सो द इनकम और एक्सपेंस इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन द इवेंट हैपन्स, है ना। सो एक्सपेंस के समय इवेंट क्या है, खर्चा हो जाना। जैसे बिजली का बिल ड्यू हो चुका है, हमने पे नहीं किया, ड्यू हो चुका है, तो अब आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इंश्योरेंस का प्रीमियम ड्यू हो चुका है, हमने पे नहीं किया है, तो आपको इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, राइट। कैश पेमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने माल बेच दिया है, you have sold the goods, you have not received the payment yet, but you have sold the goods. In that scenario also you can record the income. ठीक है, और सेल से रिलेटेड तो और डिस्कशन हमने शुरुआती सेशंस में किया ही था। ठीक है, सो हाँ, अब अगर हमको सर हमने किसी को पेमेंट पहले कर दी है, मगर फॉर एग्जांपल रेंट हमने एडवांस में दे दिया है, बट वो जगह हमने अभी तक ऑक्यूपाई नहीं करी है, उसका इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, तो खर्चा तो हमारा हो गया ना सर, खर्चा हो गया। बट अक्रूवल कहता है पेमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जगह जब से इस्तेमाल करना शुरू करोगे रेंट तभी से रिकॉर्ड कर सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन डेप्थ में जाने का लॉजिक है नहीं यार, बिकॉज 11th में 12th में सब जगह तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड द कॉन्सेप्ट हैज़ नॉट चेंज्ड, मगर इसकी वजह से 4 कॉन्सेप्ट और निकल करके आ गए हैं। वो कहते हैं कि अगर एक ऐसा खर्चा है जो ड्यू हो चुका है, यानी कि आप इंकर कर चुके हो, आप सर्विसेज ले चुके हो, अब आपको पेमेंट करने की बारी आ रही है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसा हमने 11th में पढ़ा था। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम चेंज करके हमने उसे अक्रूवल बोल दिया है, बस दैट्स इट। वी आर नाउ कॉलिंग इट अक्रूवल्स। तो अक्रूवल एक्सपेंस जब आ जाए तो आप समझ जाएं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हो रही है, जिसका नेचर लायबिलिटी है। ठीक है, वैसे ही आपने पेमेंट कर दिया है, बट वो खर्चा जो है आपने अभी तक इंकर नहीं किया, यानी कि जो सर्विसेज के लिए आप पैसे दे रहे थे वो सर्विसेज इस्तेमाल करनी अभी तक शुरू नहीं करी हैं, यानी कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। इसे आप प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से जाना करते थे, बट अब हम इसे प्रीपेड एक्सपेंस नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसको? वी आर गोइंग टू कॉल इट प्री पेमेंट। ठीक है, सेम जो नाम है वही हमारे इनकम के अंदर भी होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर होता है असेट, क्योंकि फ्यूचर में उसके बदले हम रिसीव करने वाले हैं सर्विसेज। ठीक है जी, इनकम की बात करते हैं। हमने कमाई अर्न कर ली है, हमने कुछ ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर दिया है या गुड्स डिलीवर कर दिए हैं जिसके बदले में हम डिजर्व करते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए। हम इनकम अर्न कर चुके हैं, बट हमें पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो इसे हम अक्रूड इनकम कहा करते थे, अभी भी हम अक्रूड इनकम ही कहते हैं। ठीक है जी, वैसे ही हमने पेमेंट रिसीव कर ली है, बट सामने वाले को अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं करे हैं, या फिर सामने वाले को जो सर्विसेज देनी थी वो नहीं दी हैं, तो इसे हम एडवांस इनकम कहा करते थे। अब हम इसे एडवांस की बजाय प्री पेमेंट कहा करेंगे। तो सर वो जो नाम हम 11 से सीखते आ रहे हैं वो गलत थे क्या? नहीं, गलत नहीं है, आप चाहें तो उन्हें अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और किताब के अंदर अक्रूवल प्री पेमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम भी कन्वीनियंस के लिए उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो
प्री पेमेंट हम कहते हैं इनकम को भी, और जिसका नेचर हमारा क्या हो जाता है, हम पहले पैसा रिसीव कर रहे हैं। प्रीपेमेंट क्या है, पहला जो कैश है वो हमने रिसीव कर दिया बट सर्विसेज डिलीवर नहीं करी हैं, सो द नेचर इज़ लाइबिलिटी, बिकॉज हमें सर्विसेज या गुड्स अभी देने बाकी हैं। ये तो एक बेसिक हमारा जो है कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया कि नाम किस तरह से चेंज हो रहा है। सर अकाउंटिंग में कोई चेंज आया है क्या? द आंसर इज़ नो। अकाउंटिंग में बिल्कुल 1% भी चेंज नहीं आया है। 11th में जिस तरह से आप अकाउंटिंग करते थे उसी तरह से अभी भी अकाउंटिंग होगी, सिर्फ क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते थे और अगर उसके अंदर तो आप एक्सपर्ट थे तो आपको यहाँ 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वहाँ पे आपको उस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती थी तो यहाँ शायद से शुरू में दिक्कत आएगी, बट आई श्योर यू बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं आपको ना यहाँ पर एक बहुत खास ट्रिक देने वाला हूँ जिससे अक्रूवल और प्रीपेमेंट का सवाल आप हमेशा सही करके आएंगे। ठीक है जी, चलें डिस्कस करते हैं। सो मूविंग अहेड, अब आप नोट्स को देख सकते हो। अक्रूवल कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंगली मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली चलता है। वो कहता है जो कमाई आप इस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे मैच करता हुआ खर्चा, यानी कि उस कमाई को अर्न करने के लिए जो हमारा एक्सपेंस हम कर रहे हैं, दैट एक्सपेंस हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर। ठीक है, और इसी वजह से हमारे ये अक्रूवल और प्रीपेमेंट के कॉन्सेप्ट निकल करके आ जाते हैं। चलो जी, फटाफट से इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। अगर अक्रूवल एक्सपेंडिचर की हम बात करें यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की हम बात करें, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होता है और एक्सपेंस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। यही एंट्री हम करते थे 11th में, यही एंट्री हम करेंगे अभी भी। आउटस्टैंडिंग की बजाय अक्रूवल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। प्रीपेमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम जब प्रीपेमेंट करते हैं, नेचर एसेट है तो डेबिट हमारा प्रीपेमेंट होता था, ठीक है, और क्रेडिट होता था एक्सपेंस। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहेंगे कि सर प्रीपेमेंट का मतलब तो हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, और जल्दी पेमेंट का करने का मतलब क्या है, हम तो कैश पे कर रहे होंगे ना, सो क्रेडिट कैश होना चाहिए। दिस इज़ ए रेक्टिफिकेशन एंट्री। आपको याद है क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, सो प्रीपेड एक्सपेंस हम माइनस करते थे एक्चुअल एक्सपेंस में से। इसका मतलब ये है कि जब आपने इनिशियली पेमेंट किया था तो आपने एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिया था और कैश को क्रेडिट कर दिया था फुल अमाउंट से, और बाद में जब आपको पता चला कि अरे नहीं इसमें से इतना खर्चा जो है वो अगले साल से रिलेटेड था, तो आप ये रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं जो आपको अभी दिख रही है। ठीक है, सो दिस इज़ द रेक्टिफिकेशन एंट्री। द पेमेंट एंट्री यानी कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश हैज़ ऑलरेडी बीन डन। तो ये एंट्री वही है जो आप ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स के अंदर करते आए थे। ठीक है, मूविंग ऑन। आप देख रहे हो यहाँ पर एक डायग्राम सा बना हुआ है, एक लाइन से बनी हुई है, देख रहे हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, अब टेक्निक समझने के लिए पेशेंस चाहिए होता है, एक्साइटमेंट नहीं चाहिए होती, ठीक है ना। तो पेशेंस से ज़रा देखें कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से इस डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप अपने माइंड में भी बना सकते हो और स्क्रैप पेपर के ऊपर भी ये डायग्राम बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट एनीवेज देखें ज़रा कि एक कंपनी है, उसकी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डिटेल दे रखी है इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो वो कहते हैं कि 31 मार्च X6 को हमारा साल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके लिए प्रीमियम का पेमेंट जो है वो अप्रैल X5 को हो रहा है 10,800 का। वैसे ही प्रीमियम फॉर दी ईयर एंडेड 31 मार्च X7 उसका पेमेंट हम कर रहे हैं अप्रैल 20 X6 को 12,000। नाउ पेमेंट कब कर रहे हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो देखना है करंट ईयर से रिलेटेड क्या है। वो कह रहे हैं व्हाट फिगर्स शुड बी इंक्लूडेड इन दी बी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून X6। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोनों आ जाता है, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, बोथ द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। तो ये डायग्राम पे आप नज़र डालें क्योंकि इन्होंने बोला है भी 30 जून से तो हमारा साल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो 30 जून बिल्कुल कोने में मैंने लिख रखा है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जी अगर 30 जून है तो साल शुरू हुआ होगा 1 जुलाई को, तो स्टार्टिंग डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर इज़ 1 जुलाई X5, है ना। तो इस दौरान जो भी हमारा एक्सपेंस ड्यू हो रहा है प्रीमियम का वो हमें देखना है, ठीक है। आप देखें तो सबसे पहले जो प्रीमियम है 31 मार्च X6 को एंड हो रहा है 10,800 का। तो आपको पहले तो काउंट करना होगा 1 जुलाई से लेके अप्रैल तक कितना समय मार्च तक 31 मार्च तक कितना समय जा रहा है,
ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी 6 + 3 9 मंथ्स, यानी कि 10,800 जो 12 महीने का फिगर दे रखा है उसमें से 9 महीने आपको निकालना है, इनटू 9/12 करना है। तो वो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 16 तक का हमारा एक्सपेंस करंट ईयर का हो जाएगा। ये कैलकुलेट करोगे आप और बताओगे मुझे कमेंट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेशन करना है वो अब हमारे सामने क्या बच रहा है, अप्रैल, मई और जून 3 महीने बच रहा है। इसका मतलब अप्रैल 16 को जो 12,000 है ना, उसमें से सिर्फ 3 महीने का हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है। 3/12 करेंगे, 3,000 इसका आ जाएगा। अगर एक डायग्रामेटिक मैनर में हमारे सामने होता है कि साल शुरू कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है, तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि करंट ईयर से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंस कितना होने वाला है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। मैंने क्या किया, साल का शुरू और एंड मार्क कर दिया यहाँ पर इस लाइन के ऊपर। पहला प्रीमियम देखा जो 31 मार्च X6 तक की बात कर रहा था, तो मैंने 31 मार्च X6 कवर कर दिया। इससे मुझे ये पता चल गया कि 10,800 जो है असल में 12 महीने का, बट वो इस साल के 31 मार्च X6 तक ही कवर कर रहा है, राइट। सो साल के शुरू से यानी 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ्स हो रहे थे। 10,800 में से मेरे लिए इस साल से रिलेवेंट केवल 9/12 है ना, बच रहे हैं केवल 3 महीने। तो अगला जो हमारा पेमेंट है 12,000 का, ये कंप्लीटली अवॉइड कर दो, दिमाग में डालो ही मत पेमेंट कब हो रहा है, वी डोंट केयर। करंट ईयर से रिलेटेड कितना है हमें तो ये देखना था यहाँ पर। एंड देयरफॉर 12,000 का भी 3 महीने का जो पेमेंट है सिर्फ वही हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है। अगेन कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए कि यहाँ पर 1 जुलाई का यानी कि 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स एंड 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स है ना, 3/12 है ना, और इनको ऐड करके मुझे आप बताओगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर करंट ईयर से रिलेटेड प्रीमियम कितना रिकॉर्ड होगा। अब एक और सवाल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट बीपीपी के अंदर दे रखा है ना, और ये क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करके हुए देखा है। तो मेरा यहाँ पर लॉजिक ये था कि सेम ट्रिक जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया है, एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर भी हम फॉलो करके बड़े आराम से अपने आंसर पे अराइव कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, वो कहते हैं जी यहाँ पर बिजली के खर्चे की बात हो रही है और साल हमारा ख़त्म हो रहा है 30 जून X3 को, ठीक है। तो आप देखें जो टाइमलाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, द टाइमलाइन दैट यू आर एबल टू सी हियर, इट इज़ एंडिंग ऑन 30 जून X3, ठीक है, जो हमारा साल का एंड हो रहा है, ओके। नाउ अब वो कह रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड ऑन 1 जुलाई X2 जब साल हमारा शुरू हो रहा है। तो देखें हमारी टाइमलाइन जो है 1 जुलाई X2 से शुरू हो रही है, ठीक है। अब इसके बीच के अंदर हमको देखना है कि कब क्या हो रहा है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर कितना जाना चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं, क्वेश्चन जब बड़ा होता है ना तो रिक्वायरमेंट पहले देख लिया करो। वो कह रहे हैं व्हाट वाज द एक्सपेंस चार्ज्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून X3। तो प्रॉफिट लॉस के अंदर कितना अमाउंट जाएगा इस साल के अंदर, ये निकालना है। तो ये टाइमलाइन जो मैंने बना रखी है ये आपको मदद करेगी ये निकालने में। साथ ही साथ में वो कह रहे हैं 30 जून X3 को अक्रूवल का अमाउंट कितना होगा, राइट, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, दैट इज़ व्हाट दे आर आस्किंग, ठीक है, ओके। नाउ ये इन्फॉर्मेशन देके रखा है, ये क्वेश्चन एक्चुअली कापलान में भी है, बट कापलान के अंदर एक इन्फॉर्मेशन जो है नीचे का वो मिसिंग है, ठीक है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पर उन्होंने सोल्यूशन में अज्यूम करने के लिए बोला है, अज्यूम कुछ नहीं करना, आपको एग्जाम में अज्यूम करने के लिए नहीं आएगा। एनीवेज जो लोग कर चुके हैं उनको बताओ, जो लोग नहीं कर चुके वो आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। वो कह रहे हैं कि पेमेंट हमने करा है ना, पहली पेमेंट जो है 1 अगस्त को करिए, दूसरी नवंबर को, तीसरी फरवरी को, चौथी 30 जून X3 को और फिर 1 अगस्त X3 को। अगेन डू वी केयर कि पेमेंट कब किया है? नो वी डू नॉट, वी एब्सोल्युटली डू नॉट केयर कि पेमेंट आप लोगों ने कब किया है। हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर कितना अमाउंट जाना चाहिए, यानी कि इस साल से रिलेटेड खर्चा कितना है, हम तो ये देख रहे हैं। वी डोंट केयर पेमेंट आपने कब किया है, हमें बस ये देखना है कि पेमेंट इस साल से रिलेटेड होना चाहिए एंड दैट्स इट। पहली पेमेंट देखें, वो कहते हैं पहली पेमेंट आपने $600 की कर रखी है और वो 3 महीने की पेमेंट है, 1 साल की नहीं, 3 महीने की पेमेंट है। तो अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होने का ज़रूरत है। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर 600 3 महीने का है और हमें 1 महीने का करंट ईयर में चाहिए, तो क्यों ना इसे 1/3 कर दें, एंड दैट इज़ वेयर यू माइट एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक। बड़ा सिंपली आप देखें तो ओपनिंग बैलेंस 300 दे के रखा है अक्रूड का। इसका मतलब ये है कि इस साल से रिलेटेड 300 का अमाउंट है,
ना कि 600 इंटू 1/3। जब 600 इंटू 1/3 करते हो तो आप अजम्पशन ले रहे होते हो कि हर महीने सेम अमाउंट हमारा अक्रूड है। ऐसा आपको तब करना पड़ता है जब इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है। यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि इस 600 में से 300 का जो अमाउंट है वो करंट ईयर से रिलेटेड है, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस का ये अक्रूड है। ठीक है, सो 1 जुलाई से 31 जुलाई जो एक महीना है, इसके अंदर 200 नहीं 300 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट देखें, वो कह रहे हैं नेक्स्ट पेमेंट का 3 महीने के लिए है, बट वो 31 अक्टूबर तक के लिए है। सो 31 अक्टूबर तो हमारा जुलाई तक का तो हो ही गया था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये भी हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है, तो 720 एज इट इज़ करंट ईयर से रिलेटेड हो जाएगा। 900 की बात देखें, वो कहते हैं 31 जनवरी X3 के लिए है, तो वो भी हमारी टाइमलाइन पे ही आ रहा है, यानी कि 900 भी एज इट इज़ करंट ईयर से रिलेटेड है। अगली पेमेंट देखें, वो कहते हैं 3 मंथ्स एंडिंग 30 अप्रैल X3 है, वो भी हमारी टाइमलाइन पर ही आ रहा है, यानी कि 840 भी एज इट इज़ हम करंट ईयर के अंदर ही ले लेंगे। एंड आखिरी वो कह रहे हैं जी 31 जुलाई, आखिरी का 840 जो है वो 31 जुलाई का है, बट हमारा साल कब ख़त्म हो रहा है, 30 जून को हो रहा है। तो ये 840 3 महीने का है, बट हमारे लिए यहाँ पर रिलेवेंट केवल 2 मंथ्स हैं। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट 840 का 2/3 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि करंट ईयर की इनकम हमारी कितनी है, जो आई थिंक 560 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले तो 600 की पेमेंट जिसका हम 1/3 करेंगे, यानी कि 200, वो हमारे लिए करंट ईयर की इनकम हो जाएगी। फिर 720 जो हमारा एज इट इज़ ले लेंगे, बिकॉज वो करंट ईयर की टाइमलाइन में ही आ रहा है। 900 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 840 भी एज इट इज़ आ जाएगा, बट आखिरी जो 840 है उसका हम 2/3 यानी कि 560 ही लेंगे। ठीक है, तो हमारी टोटल करंट ईयर की इनकम आ जाएगी। इन सब चीज़ों को ऐड करके शायद 3220 के आसपास का अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, एक बार आप चेक करके मुझे बता देना कितना आ रहा है ना। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 300 जो हमको दे रखा है ओपनिंग अक्रूड, वो 720 एज इट इज़ आ जाएगा, 900 एज इट इज़ आ जाएगा, 840 एज इट इज़ आ जाएगा, और जो बचा हुआ 840 है उसका 2/3 आएगा, विच should be 560। let me just check that out, 840 into 2 divided by 3 है ना। 2/3 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 840 है 3 महीने का, बट उसमें से केवल 2 महीने ही निकलते हैं और साल हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 560 आ रहा है, एंड टोटल अमाउंट करंट ईयर एक्सपेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी शुड बी 3320, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर 3320 जाएगा। सो देखा आप लोगों ने, सेम टाइमलाइन ड्रॉ करके हमें किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ी और करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्राई करें इसे और क्वेश्चंस के अंदर। कोई भी डाउट आता है, डिस्कॉर्ड सर्वर तो हमारा है ही, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, फटाफट जाएं, ज्वाइन कर लें। जहाँ जो डाउट आता है फटाफट पूछते जाएं, एक दूसरे को हेल्प करें। मैं भी रहूँगा वहाँ हेल्प करने के लिए, बट एक दूसरे को भी मदद करें। ठीक है ना, इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर अगले कॉन्सेप्ट के लिए।